हर विरोध किसी और को बदलने की कोशिश करता है। भूख हड़ताल शायद विरोध का इकलौता तरीका है जो सबसे पहले विरोध करने वाले इंसान को ही बदलने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नारे कमजोर नहीं पड़ते, शरीर पड़ने लगता है। और यहीं से ये केवल एक आंदोलन नहीं रह जाता, ये डॉक्टरों की परीक्षा बन जाता है, परिवार की भी, सरकार की भी और कभी कभी लोकतंत्र की भी। क्योंकि हिंसा में इंसान दूसरे को चोट पहुंचाता है, लेकिन भूख हड़ताल में वो अपने ही शरीर को दांव पर लगा देता है। यही कारण है कि इसे समझना इतना कठिन है। ये किसी और को घायल नहीं करता, फिर भी इसके घेरे में खड़े हर व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। डॉक्टर कब तक सिर्फ देखते रहें, परिवार कब हस्तक्षेप करे और राज्य कब तक इंतजार करे। क्योंकि अगर वो कुछ ना करे तो उस पर जीवन की रक्षा ना करने का आरोप लग सकता है, और अगर वो हस्तक्षेप करे तो वही कदम किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दखल भी माना जा सकता है। यानी दोनों रास्तों में जोखिम है। जून 2026 के अंतिम दिनों में सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। दिन बीतते गए, उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। 18 जुलाई तक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि विरोध अब भाषणों में नहीं, उनके शरीर में दिखाई देने लगा था। इसी दिन पुलिस और चिकित्सा दल जंतर मंतर पहुंचे। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने कहा कि ये कदम उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक था। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद बहस समाप्त नहीं हुई, बल्कि और तीव्र होती चली गई। उनके परिवार और कानूनी टीम ने कई सवाल उठाए। क्या उन्हें पर्याप्त सहमति का अवसर मिला? क्या उन्हें अपना अस्पताल और डॉक्टर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए था? क्या उपचार के दौरान उनकी इच्छा का पूरा सम्मान किया गया? मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अस्पताल ले जाने की कार्यवाही को मनमाना नहीं माना। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक हिरासत में नहीं थे। लेकिन अदालत का निर्णय पूरी बहस का अंत नहीं है, क्योंकि अदालत ये तय कर सकती है कि कोई कदम कानूनी था या नहीं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकती कि लोगों ने उसे किस रूप में महसूस किया। यहीं से कहानी एक व्यक्ति की सेहत से कहीं बड़ी हो जाती है। एक डॉक्टर अपने पेशे का दायित्व निभा रहा था, एक परिवार अपने प्रिय की चिंता कर रहा था, सरकार जीवन की रक्षा अपनी जिम्मेदारी बता रही थी, और एक नागरिक अपने विरोध के अधिकार पर अड़ा हुआ था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे असहज प्रश्न शायद कोई और है। अगर किसी लोकतंत्र में एक नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए अपने ही शरीर को दांव पर लगाना पड़े, तो क्या केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय है ये, या ये उस व्यवस्था से भी एक प्रश्न है जिससे वो इतने समय से संवाद करने की कोशिश कर रहा था? शायद इस प्रश्न का उत्तर जंतर मंतर पर नहीं मिलेगा। उसे समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसकी बात सुनने के लिए देश का एक बड़ा हिस्सा ठहर सा गया है। 4 दशकों की एक यात्रा देख रहे थे, एक ऐसी यात्रा जिसमें राजनीति बहुत बाद में आई, समस्याएं पहले आई। साल था 1966। लद्दाख का एक छोटा सा गांव उलेटोपो। घर में भोटी भाषा बोली जाती थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई उर्दू माध्यम से हुआ करती थी। एक बच्चा जो पहले भाषा समझने की कोशिश करे, फिर किताब को समझे और उसके बाद अपने विषय को समझने की कोशिश करे, उसके लिए पढ़ाई कितनी कठिन होगी इसका अनुमान सोनम वांगचुक ने बचपन में ही कर लिया था। उन्हें पहली बार लगा कि कभी कभी असफल छात्र नहीं होता, असफल व्यवस्था होती है। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे काम की नींव बना। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने किसी बड़ी नौकरी का रास्ता नहीं चुना, जो अक्सर इंजीनियरिंग करने के बाद चुना जाता है। 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी ISECMOL की शुरुआत की। ये केवल एक संस्थान नहीं था, ये उन बच्चों के लिए दूसरा अवसर था जिन्हें परीक्षा प्रणाली लगभग नाकाम घोषित कर चुकी थी। यहाँ किताबों के साथ खेत थे, वर्कशॉप थी, सौर ऊर्जा थी, निर्माण था, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आजादी थी। यहाँ बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता था कि उत्तर क्या है,
उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। धीरे धीरे वही बच्चे जिन्हें कभी कमजोर कहा गया था, शिक्षक बने, उद्यमी बने और अपने समुदाय के नेतृत्वकर्ता बने। SECMOL ने एक असहज सवाल को छोड़ कर दिया, क्या हमारी शिक्षा बच्चों की क्षमता मापती है या केवल परीक्षा देने की क्षमता को मापती है? लेकिन शिक्षा उनके लिए केवल स्कूल तक सीमित विषय नहीं था। वो लद्दाख को एक पूरी जीवित प्रयोगशाला की तरह देखते थे, जहां हर समस्या एक नए समाधान का निमंत्रण थी। कड़ाके की ठंड, महंगा ईंधन, लंबी सर्दियां। उन्होंने अपनी टीम के साथ पैसिव सोलर बिल्डिंग्स पर काम शुरू किया, ऐसी इमारतें जो सूरज की गर्मी को अपने भीतर रोक सके। इसका मतलब केवल नई तकनीक नहीं था, इसका मतलब था सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म घर, कम ईंधन, कम खर्च और उन परिवारों के लिए थोड़ी आसान जिंदगी जिनके लिए हर सर्दी एक परीक्षा होती थी। इसमें शिक्षक थे, स्थानीय समुदाय था, प्रशासन था और शिक्षा सुधारक थे। मकसद था सरकारी स्कूलों को लद्दाख की वास्तविक परिस्थितियों के अधिक अनुकूल बनाना, स्थानीय भाषा को सम्मान देना, शिक्षकों को सहयोग देना और बच्चों को केवल परीक्षा पास कराने के बजाय सीखने में सक्षम बनाना। आने वाले वर्षों में कई सरकारी स्कूलों के परिणाम बेहतर हुए। इस बदलाव का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि सोनम वांगचुक उन प्रमुख लोगों में थे जिन्होंने इस परिवर्तन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर दुनिया ने उनका नाम एक और वजह से सुना, आइस स्तूप। पहली नजर में ये बर्फ का एक ऊंचा ढेर लगता है, लेकिन असली कहानी उसके आकार की नहीं है, उसकी टाइमिंग की है। लद्दाख में सर्दियों में पानी होता है। समस्या तब आती है जब वसंत की शुरुआत में खेतों को पानी चाहिए होता है, लेकिन पहाड़ों की बर्फ अभी पूरी तरह से नहीं पिघली होती। आइस स्तूप उसी अंतर को भरने का एक प्रयास था। सर्दियों के अतिरिक्त पानी को इस तरह जमा करना कि वही पानी बाद में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पहुंचे। हर प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं होता। इस तकनीक की सीमाओं पर भी चर्चा हुई, लेकिन इसने पूरी दुनिया का ध्यान एक ऐसे क्षेत्र की समस्या की ओर खींचा जिस पर पहले बहुत कम लोग बात करते थे। यहीं से सोनम वांगचुक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विचार सरल था, विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने की जगह नहीं होने चाहिए, उन्हें अपने समाज की समस्याओं का समाधान भी खोजना चाहिए। जल, ऊर्जा, निर्माण, कृषि, स्थानीय उद्यम, यानी किताब और जमीन के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं होता। जहां प्रशंसा होती है वहां आलोचना भी होती है। समय समय पर उनकी कुछ परियोजनाओं पर प्रश्न उठे, उनके कुछ सार्वजनिक रुख पर भी असहमति हुई। कई विशेषज्ञ उनसे सहमत थे, कई नहीं थे। यानी उनकी विश्वसनीयता कभी अंध स्वीकृति से नहीं बनी। वो लगातार सार्वजनिक जांच से गुजरती रही। फिर आया साल 2025। इस बार मुद्दा शिक्षा नहीं था, मुद्दा लद्दाख का भविष्य था। राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, स्थानीय अधिकार, इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। वहां लगभग उन्होंने 170 दिन बिताए। उन्होंने पढ़ा, लिखा, सोचा और वहां की बैरकों के लिए काम किया और रिहा होने के बाद फिर उसी सार्वजनिक जीवन में लौट आए जिसे उन्हें दूर करने की कोशिश की गई थी। साल 2026 तक सोनम वांगचुक केवल एक इंजीनियर नहीं थे, एक शिक्षक भी नहीं थे, वो केवल एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी नहीं बचे। वे उन कुछ सार्वजनिक चेहरों में शामिल हो चुके थे जिनकी बात से लोग सहमत हो या असहमत, लेकिन उसे अनसुना करना आसान नहीं था। शायद इसलिए जब उन्होंने जंतर मंतर पर बैठकर खाना छोड़ दिया तो लोगों ने केवल एक अनशन नहीं देखा, उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की समस्याएं सुलझाने में बिताया था। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति का अनशन अपने आप राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन जाता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों छात्र अपने संघर्ष को सोनम वांगचुक के संघर्ष में देखने लगे। हर आंदोलन की एक चिंगारी होती है, लेकिन कोई भी चिंगारी अपने आप आग नहीं बनती। उसके लिए जरूरी होता है कि लोग महसूस करें। ये केवल किसी और की समस्या नहीं है,
2026 में देश के लाखों छात्रों के लिए ये वही क्षण आ चुका था। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पेपर लीक और अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। कई राज्यों में जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, मामले अदालतों तक पहुंचे। समाचार चैनलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर पहले जैसा भरोसा किया जा सकता है? सरकार का कहना था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के मन में एक अलग बेचैनी थी। उनका सवाल केवल इतना नहीं था कि दोषी कौन है, उनका सवाल ये था कि अगर मेहनत का परिणाम ही संदेह के घेरे में आ जाए तो विश्वास वापस कैसे लौटे? यही बेचैनी धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगी। इसी दौरान एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। नाम सुनकर बहुत से लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन उसके पीछे का विचार गंभीर था। आंदोलन से जुड़े युवाओं का कहना था कि तिल चट्टे को बार बार कुचला जा सकता है, लेकिन वो फिर लौट आता है। ये उसके लिए हार न मानने का प्रतीक था। सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये आवाज धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गई। यही इस कहानी में सोनम वांगचुक का प्रवेश होता है। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं है, ये उस पीढ़ी का सवाल है जो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहती। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग का समर्थन किया। यहीं से बहस एक परीक्षा से आगे बढ़ गई। क्या किसी बड़े प्रशासनिक संकट में सिर्फ जांच काफी होती है या कभी कभी राजनीतिक जवाबदेही भी दिखाई देनी चाहिए? सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि जिम्मेदारी तय करने का काम जांच और संस्थागत प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए। लोकतंत्र आखिर सुनता कैसे है? चुनाव के माध्यम से, संसद के माध्यम से, अदालत के माध्यम से या सड़क पर उतर चुके नागरिकों के माध्यम से? शायद लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा चुनाव नहीं होती, उसकी सबसे कठिन परीक्षा असहमति होती है, क्योंकि सहमति सरकार को आराम देती है, लेकिन असहमति सरकार और समाज दोनों से परिपक्वता की मांग करती है। सोनम वांगचुक ने कहा, अगर इतने बड़े प्रश्न का उत्तर केवल बयान बनकर रह जाएगा तो वो अपने विरोध को अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, किसी संस्था पर हमला नहीं किया। उन्होंने अपने विरोध का माध्यम अपने ही शरीर को चुना। यहीं से ये केवल छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये उस सीमा की परीक्षा बन गया जहां संवाद समाप्त होता है और मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। हर आंदोलन अपने पहले दिन छोटा होता है, क्योंकि पहले दिन उसे लोग देखते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। जंतर मंतर पर भी शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। एक व्यक्ति, एक चटाई, कुछ समर्थक और एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। पहले दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही जगह राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनने वाली है। लेकिन आंदोलन भाषणों से नहीं बढ़ते, वो तब बढ़ते हैं जब लोग अपने अनुभव उस आंदोलन में देखने लगते हैं। दिन बीतते गए, सोनम वांगचुक ने भोजन नहीं लिया। डॉक्टर नियमित रूप से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते रहे। हर नई मेडिकल रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से थोड़ी अधिक चिंता लेकर आती थी। उधर जंतर मंतर का दृश्य भी बदल रहा था। कुछ छात्र आए, फिर और छात्र आए। देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचने लगे। शिक्षक आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए, पूर्व सैनिक आए। लद्दाख से आए लोग तो थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी आने लगे जिनका लद्दाख से कोई सीधा संबंध नहीं था। वो एक अलग वजह से आए थे। उन्हें लग रहा था कि ये संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये उस बेचैनी का प्रतीक बन गया है जो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रूपों में मौजूद है। सोशल मीडिया ने इस बदलाव को और तेज कर दिया। जंतर मंतर की तस्वीरें, वीडियो, डॉक्टरों के स्वास्थ्य अपडेट और छात्रों की अपीलें हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रही थी। लेकिन जितना समर्थन बढ़ रहा था, उतनी ही आलोचना भी। कुछ लोगों ने कहा कि भूख हड़ताल लोकतांत्रिक विरोध का नैतिक माध्यम है। दूसरों का कहना था कि किसी लोकतांत्रिक सरकार पर इस तरह दबाव बनाना उचित नहीं है। कुछ ने इसे युवाओं की आवाज कहा, तो किसी ने इसे भावनात्मक दबाव की राजनीति कहा। देश लगभग दो हिस्सों में बहस कर रहा था, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत थे, ये आंदोलन अब छोटा नहीं रह गया था। उधर सरकार लगातार कह रही थी कि जांच चल रही है, कार्यवाही जारी है और संस्थाएं अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर एक अलग प्रश्न आकार ले रहा था। अगर कार्यवाही हो रही थी तो गुस्सा कम
क्यों नहीं हो रहा था? अगर जांच चल रही थी तो बेचैनी क्यों बढ़ रही थी? कभी कभी समस्या केवल तथ्यों की नहीं होती, समस्या समय की भी होती है। लोकतंत्र में देर से मिला उत्तर कई बार उत्तर नहीं बल्कि एक नई बहस की शुरुआत बन जाता है। इसी बीच सोनम वांगचुक का शरीर लगातार कमजोर होता गया। अब केवल वो एक प्रतीक नहीं था, वो एक चिकित्सकीय वास्तविकता थी। हर बीतते दिन के साथ सरकार के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा था। अगर उनकी हालत और बिगड़ती है तो क्या इंतजार किया जाए या हस्तक्षेप किया जाए? यही इस कहानी ने राजनीति की सीमा पार की और चिकित्सा, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तीनों एक ही बिंदु पर आकर खड़े हो गए। हर भूख हड़ताल एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां सरकार, आंदोलनकारी और समाज 18 जुलाई 2026 लगभग 3 सप्ताह के अनशन के बाद सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पुलिस और चिकित्सा दल जंतर मंतर पहुंचे, उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने कहा यह उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन क्या केवल इतना कह देने से बहस समाप्त हो जाती या यहीं से असली बहस शुरू होती? अगर एक नागरिक बार बार कह रहा हो कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या उसे अस्पताल पहुंचाना उसकी बात सुन लेने के बराबर है? क्या किसी लोकतंत्र की पहली प्रतिक्रिया चिकित्सकीय हस्तक्षेप होनी चाहिए या राजनीतिक संवाद होनी चाहिए? क्या ये स्थिति टाली जा सकती थी? क्या इतने दिन पहले बातचीत की कोई ऐसी कोशिश हो सकती थी जिससे बात यहाँ तक ना पहुंचे? इन सवालों का जवाब केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि सवाल केवल शरीर का नहीं था, सवाल उस भरोसे का था जो लाखों छात्र और आंदोलनकारी खो चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद और उनके परिवार और कानूनी टीम ने भी सवाल उठाए। क्या उन्हें पर्याप्त सहमति का अवसर मिला? क्या वे अपनी अस्पताल चुन सकते थे? क्या इलाज से जुड़े निर्णय में उनकी इच्छा का पूरा सम्मान किया गया? मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अस्पताल ले जाने की कार्यवाही को मनमाना नहीं माना। साथ ही ये स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक हिरासत में नहीं थे। लेकिन अदालत का फैसला हर सामाजिक प्रश्न का उत्तर नहीं होता, क्योंकि अदालत कानून की व्याख्या करती है, समाज अपने अनुभव की। यही कारण है कि अस्पताल के बाहर छात्रों के मन में एक अलग सवाल गूंज रहा था। अगर हमारी बात पहले ही सुन ली जाती तो क्या आज एक आदमी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे असहज प्रश्न है। किसी लोकतंत्र की सफलता इससे नहीं मापी जाती कि उसने कितने आंदोलनों को नियंत्रित किया, बल्कि इससे मापी जाती है कि उसने कितने आंदोलनों को उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही सुन लिया। अस्पताल के भीतर डॉक्टर एक जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर लाखों लोग ये सोच रहे थे, क्या किसी नागरिक की आवाज सिर्फ तब सुनी जाती है जब उसका शरीर जवाब देने लगे? यहीं से ये संघर्ष जंतर मंतर से आगे बढ़कर सीधे संसद के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। अस्पताल किसी आंदोलन का अंत भी बन सकता था। सोनम वांगचुक ने कहा, लड़ाई किसी अस्पताल के बिस्तर पर खत्म नहीं होगी। अब ये आवाज संसद तक जानी चाहिए, क्योंकि अगर सवाल देश के युवाओं का है तो जवाब भी देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था से ही आना चाहिए। संसद मार्च की घोषणा हुई, लेकिन उससे पहले ही रास्ते सीमित होने लगे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मार्च पर प्रतिबंध लगाए। प्रशासन का कहना था कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये तर्क नया नहीं था। हर लोकतंत्र सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभाता है। लेकिन यहीं एक और प्रश्न खड़ा हो गया। अगर हर बार सुरक्षा संवाद से पहले खड़ी हो जाएगी तो नागरिक अपनी बात लेकर जाएगा कहां? क्या लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित इमारत अब अपने सबसे बेचैन नागरिकों की आवाज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उसकी सुरक्षा उस तक पहुंचने के रास्तों से शुरू होती है? यह आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों की संख्या में संसद तक पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे गए और भीड़ को तीतर बीतर कर दिया गया। आंदोलनकारियों का कहना था कि वो संसद पर दबाव बनाने नहीं, संसद का ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। उनका सवाल सीधा था,
अगर लाखों छात्र महीनों से अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति 3 सप्ताह से भोजन को छोड़ चुका है, अगर फिर भी राजनीतिक संवाद निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आखिर कमी कहाँ है? क्या व्यवस्था लोगों की बात नहीं सुन रही या केवल उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है? सरकार की ओर से कहा गया कि संस्थागत प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन हर संस्थागत प्रक्रिया सार्वजनिक विश्वास भी पैदा करे। ये अपने आप नहीं होता। विश्वास फैसलों से नहीं, उसके अनुभव से बनता है। यही कारण था कि ये आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, ये एक बड़े प्रश्न में बदल चुका था। क्या लोकतंत्र केवल चुनावों के दिन नागरिकों की आवाज सुनता है या चुनावों के बीच भी? क्या विरोध लोकतंत्र की असुविधा है या उसकी आवश्यकता? शायद हर लोकतंत्र को समय समय पर यह प्रश्न अपने आप से पूछना पड़ता है, क्योंकि जब नागरिक सड़क पर उतरने को मजबूर महसूस करने लगे, तो केवल उनके कदमों की दिशा नहीं देखनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि उन्हें सड़क तक आने की जरूरत क्यों पड़ी। यही ये कहानी किसी एक सरकार, किसी एक आंदोलन या किसी एक व्यक्ति की नहीं रह जाती। ये उस रिश्ते की कहानी बन जाती है जो जनता और सत्ता के बीच विश्वास से बनता है और संवाद से टिकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंतिम निर्णय अभी बाकी है। क्या इस संघर्ष का कोई स्पष्ट विजेता था या लोकतंत्र में कुछ संघर्ष जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं? ये कहानी सोनम वांगचुक की थी, लेकिन सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं थी। ये उन लाखों छात्रों की थी जो ये जानना चाहते थे कि उनकी मेहनत का मूल्य कौन सुरक्षित रखेगा। ये उन माता पिता की थी जो अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि ईमानदारी अभी भी मायने रखती है। और ये उस लोकतंत्र की कहानी थी जिससे उसके अपने नागरिक कुछ कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। क्या जवाबदेही सिर्फ जांच पूरी होने के बाद शुरू होती है या जनता का भरोसा टूटते ही उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? क्या राजनीतिक जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी से तय होती है या कभी कभी नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है? क्या लोकतंत्र की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने कितने आंदोलन नियंत्रित किए या इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने कितने आंदोलनों को जन्म लेने से पहले ही सुन लिया? इन प्रश्नों के उत्तर हर व्यक्ति अलग अलग दे सकता है, लेकिन इन प्रश्नों का अस्तित्व बताता है कि लोकतंत्र अभी जीवित है, क्योंकि जहां प्रश्न पूछना बंद हो जाता है, वहां लोकतंत्र धीरे धीरे प्रक्रिया तो रह जाता है, लेकिन मर जाता है। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो जाएगा, समाचार बदल जाएंगे, नई बहसें शुरू होंगी, नई सरकारें आएंगी, नए आंदोलन होंगे। लेकिन अगर भविष्य में फिर कभी किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए अपने ही शरीर को दांव पर लगाना पड़े, तो शायद हमें केवल उस नागरिक से ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, हमें अपनी संस्थाओं से भी प्रश्न पूछना चाहिए, हमारी सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या उसने हमें इतना सुना कि हमें इस रास्ते पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोकतंत्र केवल मतदान से नहीं चलता, वो लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों से भी चलता है। और शायद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर, बल्कि ये कि उसके नागरिक अब भी उससे प्रश्न पूछ सकते हो। यही कारण है कि ये वीडियो किसी फैसले के साथ समाप्त नहीं होता, ये एक निमंत्रण के साथ समाप्त होता है। अगली बार जब कोई नागरिक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने ही शरीर को दांव पर लगाए, तो केवल ये मत पूछना कि वो मांग क्या रहा है, एक बार ये भी पूछना कि उसे यहाँ तक आना ही क्यों पड़ा।